तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। एज यूजुअल हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे और दिस इज लेक्चर नंबर, कौन सा लेक्चर है भाई? लेक्चर नंबर है 8। 7 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, मैक्सिमम चीजें कवर अप हो चुकी है। अब जो बची खुची हैं वो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक है। अ, आज हम लेंगे ऑलमोस्ट 2 घंटे की क्लास। क्यों 2 घंटे की क्लास? क्योंकि हमारी प्रीवियस कुछ क्लासेस मिस थी, ठीक है। तो कल और आज दोनों का मिला के ले लेंगे आज, ठीक है। सो 2 घंटे बिल्कुल आप आराम से बैठिए और सीखिए कॉन्सेप्ट को मेरे साथ साथ। जो बची कुछ चीज़ें उसको भी निपटाएंगे, जितना हो सकता है आज करेंगे। जो बचा कुछ होगा और नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं कि क्या पढ़े थे हम पिछले सेशन में। देखो, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में, है ना, वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद हम आए थे एक टर्म फाइनल कंक्लूजन पे जो थी एनर्जी का, है ना। तो एनर्जी मैंने तुमको समझाई थी, ठीक है, कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं। मैंने प्रॉपर रिलेशन भी दिया था उनके बीच, है ना। और एक फाइनल एक्सप्रेशन भी आया था। वो बड़े वाला एक्सप्रेशन को अगर मैं हटा दूं तो एक फाइनल एक्सप्रेशन आया था जो था -13.6 Z² अपॉन n², और इसका आंसर होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। सो ये nth ऑर्बिट के लिए एनर्जी थी। अब आप इसमें n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करिए और डिफरेंट वैल्यूज के लिए आप एनर्जी जो है वो निकाल लीजिए। अच्छा, एक और बात, अगर मैं तुमसे कहूं, हमने एनर्जी, टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन तो देखा जो था -13.6 Z² अपॉन n²। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो था, ठीक है, था भाई। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं कि जरा मेरे को काइनेटिक एनर्जी बताओ काइनेटिक एनर्जी बताओ तो हमने पढ़ा है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। सो अगर मैं माइनस ऑफ -13.6 Z² अपॉन n² लिख दूं तो क्या कोई दिक्कत होगा? इट मींस काइनेटिक एनर्जी अगर मैं z और n के टर्म में लिखूं, सो मैं क्या लिख सकता हूं? -13.6, सॉरी, माइनस कह रहा हूं, +13.6 Z²अपॉन n², ठीक है। वैसे ही अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूं तो इन टर्म ऑफ जेड और एन, अगर मैं जेड और एन के टर्म में पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, सो मैंने रिलेशन पीछे बताया है क्या भाई? देखो कि जो टोटल एनर्जी ई होती है वो हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की, है ना। क्या होती है? हाफ होती है पोटेंशियल एनर्जी की। तो अब अगर अगर इस केस में अगर मैं तुमसे पोटेंशियल एनर्जी पूछूं तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आसानी से निकाल सकते हो बताओ? अगर पोटेंशियल एनर्जी तुमसे पूछता हूं तो आराम से निकाल लोगे? क्या होगा? 13.6 टोटल एनर्जी है तुम्हारी, और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, सो हाफ पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये देखो, इधर देखो, जैसे अगर E इज इक्वल्स टू PE/2 है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, सॉरी दिस इज 2, डोंट गेट कंफ्यूज। एनर्जी इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला? एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 2 इंटू टोटल एनर्जी, बिल्कुल। तो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को लिख दूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू -13.6 Z²अपॉन n², इट मीन्स -27 समथिंग कुछ आएगा, तो ये होगा ना, -27.2 Z²अपॉन n², और ये भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को Z या फिर n के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना? ये बता दो सब लोग पहले, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी? चलिए, तो ये मैं आपको बताना चाहता था थोड़ा सा, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में खैर कोई बात नहीं, समय भी नहीं था तो छूट चुका था, ठीक है। अब ये बताओ, जैसे हमने वहां ग्राफ सीखा था, तो आइए फटाक से ग्राफ बनाते हैं, फिर तुरंत तुरंत आगे बढ़ते हैं। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं टोटल एनर्जी ग्राफ बनाता हूं, तो टोटल एनर्जी एक्सप्रेशन क्या होता है? तो कैपिटल ये होता है -13.6 Z²अपॉन n², यही होता है ना जी? बिल्कुल होता है। अब सेम चीज वही हम ग्राफ का नेचर सीखेंगे कि पहले हम करेंगे z को कांस्टेंट। तो जब हम z को कांस्टेंट करेंगे तो इस बार ग्राफ हो जाएगा एनर्जी वर्सेस n का, ठीक है। n² नहीं, एनर्जी वर्सेस n का, ठीक। अब दो एक्सिस ले लेंगे फटाफट से, जैसे हमने पीछे ग्राफ खींचा था। अब जरा ये बताओ, अगर z को मैंने कांस्टेंट किया है, तो ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है हमारा क्या है? एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 Z²अपॉन n²। अगर मैं z को कांस्टेंट कर दिया तो साफ साफ दिख रहा होगा कि एनर्जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n² के, है कि नहीं? तो अगर पहला ग्राफ मैं एनर्जी वर्सेस n² का बनाता हूँ, इट मींस n² को मैं इधर लेता हूँ और एनर्जी को मैं कहाँ लेता हूँ? y एक्सिस पे लेता हूँ। सो साफ साफ दिख रहा होगा कि y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है, यानी ये कौन सा ग्राफ है बोलो?
इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है, तो ग्राफ कैसा बनना चाहिए सबके हिसाब से? ग्राफ कैसा बनना चाहिए ये बताओ? ग्राफ सबके हिसाब से ऐसा बनना चाहिए ना? लेकिन 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 ये गलत है। दिस इज नॉट अ ट्रू ग्राफ। अरे गलत है, क्यों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो यही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अभी तक तो यही ड्रॉ करते आए थे, पिछले सेशन में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। क्योंकि अगर मैं एनर्जी वर्सेस एन स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो ये बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं बनेगा। ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे एक माइनस साइन भी है, और इस माइनस साइन को हम ग्राफ में इंक्लूड करेंगे। अरे यार, माइनस साइन तो कांस्टेंट नहीं है ना, कांस्टेंट तो 13.6 है। तो माइनस यहाँ जो है ग्राफ है, बेसिकली ये y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू -1/x का ग्राफ है। इसीलिए ये जो ग्राफ है इस बार ऐसे नीचे से पास होगा, यानी ये है ग्राफ का नेचर। थोड़ा सा इसको अगर मैं इधर बना दूं तो कुछ ऐसा है ग्राफ हमारा। एक सेकेंड, ग्राफ कुछ ऐसा है हमारा, ठीक है, नीचे से ऐसे, ठीक है, क्लियर? इधर है आपकी एनर्जी और इधर है आपका एन स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? बता दो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना? माइनस का ग्राफ है। अब सेकेंड चीज, जैसे जेड को कांस्टेंट किया वैसे एन को कांस्टेंट करके एक और ग्राफ बना लो, खेल खत्म करो जल्दी से। तो जैसे ही मैं एन को कांस्टेंट करूंगा, सो एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसकी? बताओ जरा। जो एनर्जी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी माइनस ऑफ जेड स्क्वायर के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एक ग्राफ ड्रॉ करो एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर का, बोलो। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर ग्राफ ड्रॉ करो, सो कैसे ग्राफ ड्रॉ होगा? अगर यहां माइनस नहीं होता, सो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है भाई? y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? अगर माइनस नहीं होता तो y इक्वल्स टू एक्स ग्राफ ऐसा होता है। लेकिन 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 यहां देखो, अभी मैंने क्या बोला है, एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर का ग्राफ है। इट मींस इधर मैं ले रहा हूं जेड स्क्वायर और इधर मैं ले रहा हूं एनर्जी, लेकिन आगे लगा है माइनस जेड। आगे क्या लगा है बताओ? माइनस जेड। अगर प्लस जेड होता, ये माइनस को अगर मैं हटा देता एक वक्त के लिए, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती जेड स्क्वायर के। तो अगर एनर्जी वर्सेस जेड स्क्वायर ग्राफ बनाता तो कैसा ग्राफ बनता? ऐसा बनता, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्यों? क्योंकि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाता, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x नहीं है, यहाँ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है कि नहीं? बोलो, सही बोल रहा हूँ ना जी? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x है, तो माइनस ऑफ x का ग्राफ कैसे बनता है? ऐसे नीचे बनता है। तो एक ग्राफ ये हो गया। दूसरा ग्राफ, अगर मैं एनर्जी वर्सेस माइनस ऑफ z का ग्राफ बनाऊं, तो एक्सप्रेशन में क्या है? एक्सप्रेशन में तो माइनस ऑफ जेड स्क्वायर है, लेकिन अगर मैं सिर्फ जेड का ग्राफ बनाता हूं, एनर्जी वर्सेस जेड का ग्राफ, सो मैं दो एक्सिस अगर मैं डिफाइन कर दूं, जैसे ऊपर हो गई एनर्जी, नीचे हो गई जेड, क्योंकि एक्सप्रेशन में तो जेड स्क्वायर है। तो अगर मैं वाई एनर्जी वर्सेस माइनस जेड का ग्राफ बनाता हूं, सो दिस विल ट्रीटेड एज एनर्जी वर्सेस माइनस जेड स्क्वायर, यानी वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये बताओ, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर प्लस एक्स होता तो ग्राफ ऐसे बनता ऊपर की तरफ, लेकिन माइनस एक्स है, सॉरी माइनस एक्स है। सो इस बार जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा? वो बनेगा ऐसे नीचे की तरफ। तो तीनों ग्राफ के नेचर आपको समझ आए? जल्दी बताओ, तीनों ग्राफ के नेचर समझ आए? ठीक है, देखो, एक बार जेड स्क्वायर ग्राफ, एक बार जेड का ग्राफ, वैसे ही एक बार एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने बनाया। तीनों ग्राफ समझ आए? जल्दी बताओ। सबको समझ आए? सबको 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 क्लियर है? सबको समझ आए? जल्दी बता दो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो 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 चलो, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूं कि डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी। देखो, सबसे पहली चीज एक समझो, अब यहां से मैं तुमको क्या बताया था, शुरुआत में बात याद की थी बोहर एटॉमिक मॉडल की। तो उसमें मैंने एक बात तुमसे बोला था कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल होता है वो किसके लिए वैलिड होता है? उसकी वैलिडिटी कब होती है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए।
याद है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मतलब ऐसे स्पीसीज जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो। तो अब हम जो चीज देखेंगे ना एनर्जी का, यहाँ थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड लेता हूँ। अब मैं यहाँ तुमको सिखाता हूँ कि अगर मैं एक हाइड्रोजन एटम को पिक कर लूं, तो हाइड्रोजन में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और बोर मॉडल का जितना भी कॉन्सेप्ट अभी तक हमने एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी जितना भी पढ़ा, सब इस पे एप्लीकेबल होगा। सो अब मैं हाइड्रोजन एटम के लिए ना डिफरेंट एनर्जी लेवल्स पे कितनी कितनी एनर्जी होंगी, मतलब डिफरेंट सेल लेवल्स पे, सॉरी, डिफरेंट सेल लेवल्स पे उनकी कितनी कितनी स्टेशनरी फिक्स एनर्जी है, जिसको मैंने स्टेशनरी ऑर्बिट बोली थी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक न्यूक्लियस बनाता हूं ऐसे, ठीक है, और ये रहा तुम्हारा सेल नंबर 1, ये रहा तुम्हारा सेल नंबर 2, ये रहा तुम्हारा सेल नंबर 3, ऐसे ही सेल नंबर 4, ये ऑर्बिट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं दिस इज n इक्वल्स टू 1, तो सेल नंबर 1 के लिए n की वैल्यू हो गई 1। दिस इज n इक्वल्स टू 2, दिस इज n इक्वल्स टू 3, एंड दिस इज n इक्वल्स टू 4, और ये फर्दर आगे जाएगा टिल n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ कर सकते हैं। सो इसी एनर्जी ऑर्बिट्स को ना डिफरेंट डिफरेंट शेल नंबर्स के लिए, मतलब n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4 टिल n इक्वल्स टू इन्फिनाइट तक, हर फिक्स, ये देखो ये एक ऑर्बिट है, सो इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। फॉर n इक्वल्स टू 2 ये भी एक ऑर्बिट है, तो इसकी भी कुछ ना कुछ, लेट्स से इसकी मैं E1 बोलता हूँ, इसकी मैं E2 बोलता हूँ, फिर शेल नंबर 3 के E3 बोलता हूँ, शेल नंबर 4 की एनर्जी को E4 बोलता हूँ। सो अब हम ये हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और ये सारे रिजल्ट बोर पे काम करते हैं, सो मैं क्या करता हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट शेल के लिए आपको एनर्जी निकाल के बताता हूँ कि हर शेल की कितनी एनर्जी है। क्यों? क्योंकि बोहर ने बोला था कि हर ऑर्बिट की अपनी एक फिक्स एनर्जी होगी। अब वो एनर्जी हम निकालेंगे कैसे, हमने फार्मूला देख लिया है, और कितनी होगी वो हम देखेंगे अभी। सो जानते हो क्या करता हूं मैं, ये गोले में ना बना के ना, इनको हमेशा एक हम लीनियर लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एक लाइन है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है n इक्वल्स टू 1 को, ठीक है। ये एक और लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करेगा n इक्वल्स टू 2 को। लाइन इन द सेंस ये सेल नंबर्स है, हालांकि ये सर्कुलर बनाना थोड़ा बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए एक स्ट्रेट लाइन से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसी सेल नंबर्स को जो मैंने यहाँ बनाए हैं। इसी बड़े वाले फिगर को मैंने सेल सेल रेक्टिलिनियर लाइन से डिनोट कर दिया, ठीक है। फॉर n इक्वल्स टू 3 ये कुछ ऐसी हो गई। सिमिलरली n इक्वल्स टू 4 के लिए ये एक एनर्जी लेवल हो गई। ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज ना होने का, ठीक है। इसको यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, इधर लिख दूंगा अभी, ठीक है। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 5 ये एक एनर्जी लेवल हो गई। फिर टिल देन n इक्वल्स टू 6, और ऐसे ही करते 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 फॉर n इक्वल्स टू इन्फिनिटी ये आपके ऊपर चलती जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये बात चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं रिप्रेजेंट, जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सर n का इस तरह से बनेगा, मतलब n स्क्वायर को n रख कर, हाँ कर सकते हैं आप, उससे भी कर सकते हैं, वो भी माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड ही आएगा क्योंकि वो भी निगेटिव में है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ है ना, तो नेगेटिव में ही आएगा, ठीक है। आप उसका बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम नहीं चल रहा है भाई, स्पेक्ट्रम जब आएगा तो बताऊंगा, इसको स्पेक्ट्रम नहीं बोलता, मैं हाइड्रोजन एटम के लिए डिफरेंशियल एनर्जीज के लेवल लिख रहा हूँ कि n इक्वल्स टू 1 के लिए कितनी एनर्जी होगी। अब मैं तुमसे कहता हूँ ये एक एनर्जी लेवल है, फिर ये दूसरी एनर्जी लेवल है, फिर ये तीसरी एनर्जी लेवल है, फिर ये चौथी है, फिर ये पांचवी है, फिर ये छठवीं है, और ऐसे ही टिल देन इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। ये एनर्जी लेवल्स हैं, दीज आर डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि सभी एनर्जी लेवल्स की एनर्जी निकाल के दिखाओ, ठीक है। क्योंकि ये बताओ मैंने क्या किया कि हाइड्रोजन एटम को पिक किया, क्या हाइड्रोजन एटम के लिए जो Z है वो फिक्स हो जाएगा? क्यों? क्योंकि Z होता है एटॉमिक नंबर, और Z की वैल्यू 1 फिक्स हो जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि हम ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के शेल की बात कर रहे हैं, तो Z की वैल्यू तो फिक्स हो गई, जो हो गई 1। इट मींस अगर एनर्जी निकालनी तो हमने फार्मूला पढ़ा है कि -13.6 Z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। तो कहने का मतलब मेरा यही है, सिंपल सा, कहने का मतलब मेरा यही है कि Z को तो फिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि Z की वैल्यू हो गई 1। क्योंकि ये सारे सेल जो हैं, ये सारे एनर्जी लेवल्स जो हैं, ये मैं हाइड्रोजन एटम के लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, जिनके लिए Z जो है वो फिक्स हो गया 1। अब मैं इस फार्मूले को डायरेक्ट ऐसे यूज कर सकता हूं, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब n की आप डिफरेंट वैल्यू डालते जाइए, आपको आंसर मिलता जाएगा, है कि नहीं? बताओ। आइए नेक्स्ट लाइन में चलते हैं और वापस आके यहाँ एनर्जी लेवल्स लिख देंगे। पहला, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, जब मैंने n की वैल्यू को 1 लिया, सो एनर्जी इक्वल्स टू -13.6, और z स्क्वायर अपन n स्क्वायर होता है, z तो फिक्स हो गया, मतलब n स्क्वायर। इट मींस पहली एनर्जी लेवल फॉर n इक्वल्स टू 1, सो n की जगह मैं क्या पुट करूंगा? 1 पुट करूंगा, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है भाई। जो एनर्जी होगी वो बेसिकली कितनी हो जाएगी, जरा बताओ?
अरे डिवाइड करोगे तो सेम वैल्यू तो आएगी, मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट मीन्स पहले शेल के लिए एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये जो ऑर्बिट है ना, पहले ऑर्बिट की एनर्जी ये फिक्स रहेगी, ये एनर्जी नहीं बदलेगी, ठीक है। सो अब इसकी एनर्जी फिक्स है जो है -13.6। सिमिलरली अगर मैं फॉर n इक्वल्स टू 2 पुट करता हूँ, सो फार्मूला क्या है, फार्मूला है -13.6। जिसके मन में डाउट है कि z कहाँ गया, तो z को मैंने फिक्स कर दिया 1 से, तो मैंने फार्मूले को डायरेक्टली क्या लिख दिया, -13.6 अपॉन n स्क्वायर। अब सिमिलरली 2 का इसको जो मैं पुट करूंगा, सो ये वैल्यू कितनी आएगी, जरा याद करो, दूसरे शेल की एनर्जी कितनी होती है, ये होती है -3.40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप याद भी डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय है तो आप बैठ के निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, हालांकि मैंने याद कर रखा है तो तुम भी याद कर लेना, ठीक है। सिमिलरली अगर फॉर n इक्वल्स टू 3 के लिए निकालूं, तो सो एनर्जी जो होगी वो होगी -13.6। अब n स्क्वायर है, इट मीन्स 3 का स्क्वायर, इट मीन्स अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली फॉर n, जनरली हम n इक्वल्स टू 5 के लिए याद रखते हैं, तुम भी n इक्वल्स टू 5 के लिए याद रखना, 6 7 8 जो होगा आगे आप डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं। -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर। अब जब आप एक सेकेंड, अब जब आप इसको निकालोगे, ये एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, फॉर शेल इक्वल्स टू 1, जब आप इसको निकालोगे तो दिस विल बी -0.85 EV होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सिमिलरली फॉर n इक्वल्स टू 5, अब n की वैल्यू को 5 पुट कर दो, सो एनर्जी विल बी इक्वल्स टू -13.6 5 का स्क्वायर, एंड ये होता है 0.5 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट निगेटिव में। सो ये सारी एनर्जीज के लेवल्स हैं। हाँ, और एक और चीज, ऐसे ही जब आप n इक्वल्स टू इन्फिनिटी पुट कर दोगे, सो नीचे हो जाएगी इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी की वैल्यू इन्फिनिटी पे हो जाती है 0 वोल्ट। साफ साफ दिख रहा है, नीचे इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी क्या होती है, 0, ठीक है। वैसे तो मैथ के लिए नॉट डिफाइन लिखते हैं, लेकिन यहाँ एनर्जी के टर्म में 0 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर है, बताओ, ये चीज क्लियर है, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स, ओके सर, ठीक है, क्लियर है ना, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स क्लियर हो गए होंगे, तो नोट डाउन कर लीजिए सबकी वैल्यू। पहली के लिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरी के लिए कितनी है, -3.4 है ना, हाँ -3.4। सो फॉर n इक्वल्स टू 2, सेल नंबर दूसरे के लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए जो एनर्जी की वैल्यू होती है वो होती है -3.4 EV। ये किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए है, क्योंकि एक रेफरेंस है, इसी से डिफाइन करते हैं हम, ठीक है, ठीक है। चलिए n की वैल्यू 3, n की वैल्यू 3 के लिए वैल्यू लिख दीजिए, कितनी है, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इक्वल्स टू 4 के लिए -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर इसके लिए -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 6 के लिए आप निकाल लीजिए, इनफाइनाइट के लिए 0 वोल्ट होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट वोल्ट, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इनफाइनाइट पे एनर्जी क्या हो जाती है भाई, 0 हो जाती है, यानी इनफाइनाइट की सेल की एनर्जी कितनी है, बोलो, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं है ना जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। नहीं है, चलिए 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 आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब ये तो आप समझ गए है ना, डिफरेंट शेल के लिए डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये सबने समझ लिया, ठीक है। चलिए अब एक टर्म आता है आयोनाइजेशन एनर्जी, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आपने पीरियोडिक टेबल के अंदर भी ये चीजें पढ़ी होंगी, है ना, एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में पूछते रहता है ये आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, पहले ये समझो। देखो नाम ही है आयोनाइजेशन एनर्जी, इट मींस बहुत सिंपल सा टर्म है कि किसी भी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज करने में जितनी एनर्जी लगी कि उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अगर जो सब पढ़ाते हैं उस भाषा में बोलूं, सो किसी भी एटम के लास्ट शेल या फिर वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी भी एनर्जी की जरूरत होगी, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उस एटम का। क्या बोलते हैं भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं उस एटम का, ठीक है। चलिए क्लियर है, क्लियर है, ठीक। तो कैसे डिफाइन करें, आओ डिफाइन करते हैं। सो इट मींस ये क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड, भाई
थोड़ा पानी दे दो उसमें से। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, ध्यान से समझिएगा, लास्ट शेल वैलेंस शेल की बात हो रही है, ऑफ एन एटम। एंड एक और चीज इसमें कंडीशन ये है, सेंडिंग इट टू इंफिनिटी, या फिर सेंडिंग टू इंफिनिटी लिख लो। मतलब क्या है ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझो। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि किसी भी एटम से, कोई न्यूट्रल एटम है आपके पास, उस न्यूट्रल एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल के और इंफिनिटी पे भेजने में जितनी भी एनर्जी का खर्च होगा उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा, इसका नाम आयोनाइजेशन क्यों पड़ा समझाऊं? देखो क्यों पड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सोडियम एटम कंसिडर करता हूं। अच्छा, सोडियम एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? सोडियम एटम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है, लास्ट शेल में। अब जैसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो सोडियम किस में हो जाएगा? Na प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो जितनी एनर्जी इसको निकालने में गई है, अब देखो सोडियम यहां था न्यूट्रल, लास्ट शेल में था एक इलेक्ट्रॉन, हमने उस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो सोडियम देखो आयोनाइज हो गया। देखो सोडियम के ऊपर आयंस आ गया, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो उसके ऊपर प्लस पॉजिटिव 1 आयंस आ गया। इट मींस इसीलिए इसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ा। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब समझ रहे हो? आयोनाइजेशन का मतलब किसी न्यूट्रल एटम को आयोनाइज कर देना, मतलब उसके ऊपर चार्ज का डेवलप हो जाना। और ये कब होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी। खैर, आयोनाइजेशन एनर्जी को एक और टर्म इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी डिफाइन की जाती है। अब उस केस में हम क्या करते थे, जब खैर ये मैनिपुलेटेबल पढ़े हो तो तुमको पता होगा ये, मैं तो मैनिपुलेटेबल है नहीं, मैं तो पढ़ाता नहीं हूँ इनऑर्गेनिक, मतलब अभी बैच में तो नहीं पढ़ाता हूँ, वैसे तो पढ़ाता हूँ, बैच में नहीं पढ़ाता हूँ। तो जहाँ भी पढ़ोगे तो देखे होगे, सुने होगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। उसमें हम इलेक्ट्रॉन डालते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन देते हैं, याद है? सो देने के लिए जितनी एनर्जी जरूरत है उसको एफिनिटी बोलते हैं, निकालने के लिए जितनी एनर्जी होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन क्योंकि हम एक एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं अभी, सो इस केस में सिर्फ निकालने वाली एनर्जी नहीं, निकाल के उसको इन्फिनिटी पे भेजने वाली, क्योंकि सेल नंबर देखो क्या है, मैंने बताया तो सेल नंबर 1 से सेल नंबर इन्फिनिटी तक हो सकता है। सो अगर मैं 1 से मान लो निकाला, ठीक है, मान लो 1 में उसे उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने 1 से निकाला और 1 से निकाल के इन्फिनिटी पे भेज दिया, तो जितनी भी एनर्जी खर्च होगी निकाल के इन्फिनिटी भेजने में, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। क्लियर हो गया? क्यों आयोनाइजेशन कहते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, बताओ। चलो पढ़ाए होंगे, अच्छी बात है, ठीक है, पढ़ाए होंगे, अच्छी बात है। एक सेकेंड, क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताओ, पढ़े होगी है ना? आवाज तो आ रही है ना? सबको आवाज आ रही है? इसलिए इसका नाम आयोनाइजेशन एनर्जी पड़ा, आयोनाइज कर देना, आयोनाइजेशन, ठीक है। हाँ जी, चलिए, ठीक है। तो अब मान लो अगर मैं तुमसे कहूं कि जरा हाइड्रोजन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी बता दो कि कितनी होती है, ठीक है। तो क्या है भाई, समझो, आओ देखो। क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, सिंस हाइड्रोजन इज एन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसी, अब मैं तुमसे कहूं कि जरा मुझे बताओ कि अगर हाइड्रोजन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहां होगा? शेल नंबर 1 में होगा, एन से, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू 1, मतलब सेल नंबर 1 से मैंने हाइड्रोजन एटम की एक इलेक्ट्रॉन जो थी, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बेचारे में, एक को निकाल दिया हमने। जैसे ही मैंने हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन को निकाला फ्रॉम सेल नंबर 1 और उसको भेजा टू n इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब इनफाइनाइट सेल नंबर पे, सो मुझे कितनी एनर्जी का काम करना पड़ा, तो मैं उस चीज को कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ। सो मैं जरा एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखूँ तो हमको ये पता है कि एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब क्योंकि फिर से मैंने बोल दिया कि एक हाइड्रोजन है तो जेड की वैल्यू हो गई 1, सो मैं डायरेक्टली एनर्जी को क्या लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, लिख सकता हूँ। अभी ये बताओ, अगर कहीं भी मेरे को कितनी एनर्जी लगी है ये पता करना हो, सो मैं चेंज निकाल लूंगा, डिफरेंस निकाल लूंगा। कहने का मतलब मेरा ये है
कि अगर मैं n इक्वल्स टू 1 से, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, शेल नंबर 1 में होगा, सो मुझे n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू इन्फिनिटी भेजना है। तो अगर मेरे को ये शेल नंबर 1 से शेल नंबर इन्फिनिटी तक का मुझे एनर्जी चाहिए, सो मुझे ये पूरी एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, जरा बता दो। करनी पड़ेगी बिल्कुल। इट मींस अगर मुझे किसी भी दो इंडिविजुअल सेल, सिर्फ इन्फिनिटी और 1 की नहीं बात कर रहा हूं, अगर मैं तुमसे कहता कि 1 से 2 में भेजना हो तो कितनी एनर्जी लगेगी, सो हम क्या कर सकते हैं, हमेशा चेंज निकालते हैं कि कितना का चेंज हुआ होगा, कितनी एनर्जी लगी होगी। सो मैं ये लिख सकता हूं कि आप क्या कीजिए कि एनर्जी, अगर आपको एनर्जी निकालनी है कि आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी लगी है, तो इसको आप रिप्रेजेंट कर दीजिए डेल्टा आई से। आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी का चेंज, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितनी एनर्जी जरूरी है, कहां से कहां, n इक्वल्स टू 1 से लेके जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं भाई, n इक्वल्स टू इन्फानाइट पे। सो हमेशा क्या करते हैं हम, बताओ, बोलो, क्या करते हैं, कहीं भी चेंज निकालना होता है तो चेंज कैसे निकालते हैं बताओ। अगर मेरे को ऐसे एनर्जी निकालनी हो तो मैं ये कर सकता हूं कि इनफाइनाइट की एनर्जी को शेल इक्वल्स टू 1 की एनर्जी से माइनस कर दूं। सो मुझे रिक्वायर्ड एनर्जी, इट मींस आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगी किसकी, हाइड्रोजन एटम की। बिल्कुल कर सकता हूं। तो अगर मैं डेल्टा आई ई लिखूं, अब बताओ इनफाइनाइट की एनर्जी होती है 0 माइनस, अच्छा सेल नंबर 1 की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी है भाई, अभी निकाले हैं, कितनी है सेल नंबर 1 की एनर्जी, -13.6, यानी -13.6 ईवी में आएगा आंसर। सो आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाह, मतलब किसी भी एटम का पूछे, यहां तो हाइड्रोजन की बात हुई है, किसी भी एटम का पूछे तो हमेशा हम इन्फानाइट में से जिस सेल से निकाल रहे हैं वो एनर्जी, उस सेल को माइनस कर देंगे, सो आयोनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा। क्लियर, बताओ। अच्छा एक और चीज मैं तो बताना भूल गया तुम लोग को, देखो देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना किलो जूल पर मोल में एनर्जी का यूनिट होता है, एनर्जी को रिप्रेजेंट किया जाता है किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल। सो आयोनाइजेशन एनर्जी कभी रिप्रेजेंट करें तो याद रख लो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 96 किलो जूल पर मोल। सो कभी आपसे एनर्जी पूछ दे कि फाइंड द आयोनाइजेशन एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, सो आप बस इस टर्म को अगर मैं यहाँ किलो जूल पर मोल में भी लिख दूं, सो आप प्लस इसको बस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, 96 से, जो भी आंसर आएगा वो होगा किलो जूल पर मोल में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आयोनाइजेशन एनर्जी क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया। बताओ बताओ बताओ, अभी तक क्या क्या हुआ है, अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक आप कहाँ थे, अभी तक तो बहुत कुछ हो गया, क्योंकि थोड़ा जल्द तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कवर अप करना है। ये पूरा हो गया भाई हाइड्रोजन आइटम का, ये ग्राफ पूरा हो गया, इसलिए तेज पढ़ा रहा हूँ। सोचा हूँ कि आज ये बोहर वाला निपटा दूं, खत्म कर दूं। ठीक है, आज के आज दो क्लास है ना, इसीलिए आज लेट हो गया सर, कोई बात नहीं। भैया 40 मिनट से क्लास चल रही है, ठीक है, निकाल लोगे ना, बताओ, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो चलिए चलिए चलिए, आयोनाइजेशन एनर्जी समझ में आ गया ना। अब आप किसी भी एटम का आयोनाइजेशन एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब एक मेन टॉपिक बचा है, ठीक है, अब ये लास्ट टॉपिक होगा आज का हमारा, ठीक है, और इसमें थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, हो सके कि जो हमारा 1 घंटा बचा हुआ है वो इसमें लग जाए, ठीक है। और आज जो है मुझे लगता है कि बोर खत्म हो जाएगा, बोर खत्म हो जाएगा तो मुश्किल से 1 या 2 लेक्चर और होगा क्वांटम खत्म करने में, फिर क्वांटम के बाद ये चैप्टर हो जाएगी समाप्ति। एंड यस, हम मुझे लगता है कि हम 10 लेक्चर में इस चैप्टर को निपटा देंगे, ठीक है। तो देखो कितनी मस्त वाली स्पीड चल रहा है, अभी 1 महीने भी नहीं हुआ है अभी, और 1 महीने भी नहीं हुआ और इतने मस्त तरीके से हम 2 चैप्टर खत्म करने वाले हैं, है ना। तो स्पीड हमारी सही है ना जी, बताओ, स्पीड सही है, मजा तो आ ही रहा है सबको, ढंग से सब पढ़ते जा रहे हो, डेली रेगुलर क्लासेस भी हो रही है, नोट्स भी तुमको मिल ही रहे हैं और वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, स्पीड सही है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। तो अब शुरू होता है स्पेक्ट्रम वाला पार्ट।
अब यहाँ से स्पेक्ट्रम शुरू हुआ, क्यों? क्योंकि हमने एनर्जी डिफाइन कर ली है, शेल नंबर्स के एनर्जी डिफाइन कर लिया है, 1 2 3 4 सारे शेल नंबर्स के डिफाइन कर लिया है, एंड ऐसा एनर्जी भी समझ लिया है कैसे निकालेंगे। एनर्जी का डिफरेंस कभी भी निकालना हो तो हमेशा याद रखना E2 माइनस E1 करना। E2 होगी हायर ऑर्बिट की, हायर शेल की एनर्जी, माइनस लोअर शेल की एनर्जी। अरे फाइनल मास इनिशियल करते थे वैसे ही समझ लो यहाँ भी है। चेंज जब भी निकालना हो किसी भी दो, मान लो मैं कह दूं n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 2 में ले जा रहा हूँ, n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 4 में ले जा रहा हूँ, तो हमेशा 4 माइनस 2 2 माइनस 1 करके एनर्जी का डिफरेंस, एनर्जी का गैप निकाल लेना। ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? यहाँ मैंने गैप नहीं बताया है, लेकिन हर दो इंडिविजुअल वो का गैप आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, बहुत आसान है। कैलकुलेटर उठा के कैलकुलेट करके डेटा याद रख लीजिएगा। क्यों? खैर मैं तो कहूंगा कि आप अपने से कैलकुलेट करें, क्योंकि एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर मिलेगा नहीं, ठीक है? जब इंजीनियरिंग में चले जाओगे तो कैलकुलेटर यूज करना खूब दबा के, क्योंकि वहां आपको एग्जाम में साइंटिफिक कैलकुलेटर ले जाने दिया जाता है, वहाँ अलाउ होता है, क्योंकि कैलकुलेशन इतने बड़े बड़े होते हैं इंजीनियरिंग के कि आप बिना कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है? चलिए जी, स्पेक्ट्रम की बात कर ले हम थोड़ा सा। किसकी बात कर रहे हैं? स्पेक्ट्रम की। तो अब देखो स्पेक्ट्रम की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा, तो सबसे पहले तो समझो कि स्पेक्ट्रम होता क्या है भाई, ये तो समझना जरूरी है। देखो स्पेक्ट्रम कहाँ से डिफाइन हुआ, कैसे डिफाइन हुआ, समझाता हूँ तुमको। याद है सबने क्लास 10 में जब रे ऑप्टिक्स आप लोग पढ़ रहे थे तो वहां आपने ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड का एक चैप्टर होता है, उसमें आपने पढ़ा होगा एक प्रिज्म से हम क्या करते थे, व्हाइट लाइट को पास कराते थे। पढ़ा है सबने? और थोड़ा देखते हैं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, कितना एंगेजमेंट है। ठीक है, एक सेकंड, अलार्म बज गया मेरा, ठीक है? पढ़ा है सबने? पढ़ा होगा बिल्कुल, कि जब भी हम किसी भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो क्या होता है भाई। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास ये एक प्रिज्म है, ठीक है? मेरी प्रिज्म थोड़ी गड़बड़ है, हंसना मत, ठीक है? और मैंने क्या किया, अब रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, रिफ्रैक्शन। मैंने एक ये व्हाइट लाइट गिरा दी, हालांकि एक व्हाइट नहीं है तो मुझे व्हाइट लाइट गिरानी पड़ेगी। सो मैंने क्या किया, एक व्हाइट लाइट गिरा दिया है ना। अब जैसे ही मैंने एक व्हाइट लाइट को गिराया तो यहाँ क्या होगा, अंदर अंदर होगा रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के वजह से ये रेज टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाएगी, है ना? जहां जा रही थी, क्योंकि रेयर से डेंसर जा रही है तो डेंसर जाने में टुवर्ड नॉर्मल बेंड हो जाती है, फिर डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है। सो ये जो लाइट रेज थी बेसिकली ये बेंड होते होते अलग 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 कलर्स में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, ठीक है? पहली हो जाती है वायलेट में, फिर हो जाती है इंडिगो, फिर किस में हो जाती है, ब्लू, है ना? फिर ग्रीन, और फिर येलो, फिर लास्ट में ऑरेंज है कहीं? नहीं, ऑरेंज नहीं है, चलो मान लो ये ऑरेंज है, ठीक है? ऑरेंज, और ये हो जाती है हमारी रेड। याद है? विबग्योर नाम का कुछ ऐसा पैटर्न बनता है, विबग्योर इसको बोलते हैं, याद है? बिल्कुल याद होगा, बोलो बोलो बोलो, याद है? देखो मैंने कितना बढ़िया बना दिया। सबने पढ़ाई है। तो देखो होता क्या है कि जैसे ही हम एक प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास कराते हैं तो क्या होता है भाई, ये व्हाइट लाइट जब भी स्ट्राइक करती है एक प्रिज्म से, सो वो क्या करती है, 7 डिफरेंट कलर्स के बैंड में स्प्लिट हो जाती है। मतलब एक व्हाइट लाइट के अंदर, इससे क्या पता, इससे ये पता लगे व्हाइट लाइट के अंदर जो है वो 7 कलर छिपे हुए हैं, और वो सातों कलर कौन कौन से हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। विबग्योर नाम का एक पैटर्न बनता है। अब इस विबग्योर नाम के पैटर्न को मान लो कि मैंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट आती है जिसको फोटोग्राफिक पेपर बोला जाता है, उस फोटोग्राफिक प्लेट पे मैं इन सभी कलर्स को कलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है? और ये जो कलर जो है ये लाइन बाय लाइन कलर, देखो सबसे नीचे क्या है, वायलेट, फिर उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर येलो, येलो ऑरेंज ग्रीन, ऐसे करके, है ना? याद है? ग्रीन येलो ऑरेंज रेड। सो ये क्या करती हैं, एक बैंड फॉर्म करती हैं, एक के ऊपर एक कलर बैंड। इसी कलर बैंड को जब मैं इस पेपर पे उठा, फोटोग्राफिक प्लेट इसको बोलते हैं, फोटोग्राफिक पेपर बोलते हैं, जब मैं इस सभी कलर के बैंड को इकट्ठा कर लेता हूं इस फोटोग्राफिक प्लेट पे, सो इस बैंड ऑफ कलर को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। कलर बैंड को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। सो ये बेसिकली हमारा क्या है, स्पेक्ट्रम है लाइट का। यहीं से शुरू हुआ शब्द स्पेक्ट्रम का। तो स्पेक्ट्रम क्या है भाई, स्पेक्ट्रम बेसिकली है बैंड ऑफ कलर्स, बैंड ऑफ 7 कलर्स। कौन कौन से कलर है, विबग्योर,
वही से स्पेक्ट्रम का नाम आया। अब ये बताओ, ये जो कलर बैंड होते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे होते हैं, सबने पढ़ा है। वायलेट कुछ वेवलेंथ पे होगा, फिर इंडिगो कलर कुछ वेवलेंथ पे होगा। देखो वेवलेंथ शब्द का मतलब पता है क्या है? वेवलेंथ शब्द का मतलब होता है कलर से। क्योंकि हमेशा वेवलेंथ को अगर मैं फिजिकली वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, सो मैं वेवलेंथ जो होती है उसको कलर से ही फिजिकली मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में हमको वेवलेंथ से मतलब है तो हम उसको कलर से डिनोट करते हैं। इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कलर का निकलना, मतलब कि जो लाइट है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे क्या हो रही है, बैंड को फॉर्म कर रही हैं, और उसी पूरे बैंड को मिला के हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो स्पेक्ट्रम का मतलब सिंपल है कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। कौन कौन से कलर्स? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। स्पेक्ट्रम का मतलब समझ आया कि इन सभी कलर्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूं, तो उसको साथ में क्या बोलेंगे, बैंड ऑफ कलर्स को स्पेक्ट्रम बोला जाता है। सो लिखो इस चीज को कि व्हेन व्हाइट लाइट passes through या फिर pass through a prism, it splits into different color called splitting of light। इसको क्या बोलते हैं? ठीक है। और इन सब का मैं एक इमेज ले लूं, मतलब इन सब का जो भी तुम्हारा कलर जो है उस सबको मैं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे कलेक्ट कर लूं, उसको बोलते हैं इमेज लेना। तो अगर मैं इन सभी कलर्स का इमेज ले लूं एक फोटोग्राफिक प्लेट पे, ये एक फोटोग्राफिक प्लेट है, तो वो बैंड को फॉर्म करती है, और उसी बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ठीक है। तो व्हेन वी टेक इमेज ऑफ splitting of light on photographic, ये एक ऐसा प्लेट होता है जो कि कलर को स्टोर करता है अपने ऊपर, है ना, मटेरियल है ये एक तरह का। इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। और सभी कलर हमेशा याद रख लो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स पे होते हैं। कहा जाता है कि रेड का वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसलिए बेंडिंग कम होती है और वो दूर से भी नजर आ जाता है ना जी, सुने होगे। चलिए, क्लियर है? ये क्लियर है? चलिए, क्लियर होगा ये तो आपको। अब हम यहाँ स्पेक्ट्रम को छोड़ के हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को डिफाइन करेंगे। अब देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से मतलब क्या, स्पेक्ट्रम में क्या है, मैंने तुमको बताया मेजर चीज है वेवलेंथ का खेल। ये जो तुमको बेंडिंग दिख रही है ना, ये कम और ज्यादा क्यों है? वेव देखो सबसे ज्यादा बेंड है, फिर सबसे कम रेड बेंड है, ये डिपेंड करता है वेवलेंथ पे। तो अब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बातें करेंगे। इट मींस स्पेक्ट्रम क्या, ये समझ आ गया, पहले समझा दिया, तो तुम कंफ्यूज नहीं होगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम शब्द का मतलब क्या है, क्या होता है स्पेक्ट्रम, ये नहीं समझ आया, इसलिए मैंने पहले तुमको स्पेक्ट्रम समझाया। अब मैं वापस चलता हूँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, क्यों? क्योंकि बहुत टंग मॉडल पढ़ रहे हैं ना भाई, और बहुत टर्मिट के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे ही सारे एक्सपेरिमेंट करना जरूरी है। इट मीन जो भी चीजें पढ़ेंगे हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए पढ़ेंगे। तो हाइड्रोजन को हमने इन सभी कॉन्सेप्ट में रेफरेंस मान के चला, इसीलिए मैंने एनर्जी भी हाइड्रोजन के लिए डिफाइन की, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, परफेक्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, उसको बनाना नहीं पड़ता है, वो पहले से ही है, उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए। ठीक है। तो अब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करता हूं। अब देखो हुआ क्या ना, कि जैसे यहाँ मुझे दिखा कि एक व्हाइट लाइट स्प्लिट हो रहा है डिफरेंट वेवलेंथ्स पे और डिफरेंट कलर को शो कर रहा है, वैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होता है ना, कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से दूसरे शेल में एक्साइट होता है, मतलब लोअर एनर्जी सेल, या फिर उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है। तो जब भी हाइड्रोजन एटम क्या करता है, हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, जब भी एक शेल से दूसरे शेल में ट्रांजिट करते हैं या फिर एक्साइट करते हैं, इसको ट्रांजिट करना बोलते हैं या फिर एक्साइटेशन बोलते हैं। उस वक्त क्या करते हैं कि वो जो है, वो जैसे एक शेल दूसरे ट्रांजिट किए और फिर वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं। अब ये होता क्या है मैं थोड़ा समझाता हूँ तुमको, ध्यान से समझो। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मैंने डिफरेंट शेल एनर्जी ड्रॉ कर ली है ना, ये एक शेल हो गई, 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 ये चार शेल में डिफाइन कर दी। ठीक है। दिस इज n इक्वल्स टू 1, दिस इज n इक्वल्स टू 2, दिस इज n इक्वल्स टू 3 एंड दिस इज n इक्वल्स टू 4। अब मान लो मैं कह रहा हूं कि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन था वो यहां पड़ा हुआ था n इक्वल्स टू 1 में सबसे नीचे। अच्छा, सबसे नीचे लोग पता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड एनर्जी लेवल या फिर ग्राउंड एनर्जी स्टेट। ग्राउंड एनर्जी स्टेट। अब देखो,
मैंने तुमसे क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि एक्साइट करता है। अच्छा, एक्साइट कैसे करेगा? मैंने तुमको क्या बताया कि सभी सेल की एनर्जी जो है वो फिक्स डिफाइन की गई है ना। इसकी -13.6, इसकी 3.4, इसकी 1 पॉइंट, इसको लिख देता हूँ मैं। इसकी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, इसकी -151 होती है ना, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ऐसे ही 4 की भी होती है, 5 की होती है, 6 की होती है। अब मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लो कि ग्राउंड एनर्जी स्टेट में है, सबसे लोअर एनर्जी स्टेट में, ये लोअर एनर्जी स्टेट है क्योंकि अब इससे नीचे कोई एनर्जी का स्टेट नहीं है। अब यहां से मान लो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है कि एक्साइट करता है, मतलब अपनी पोजीशंस को n=1 के बदल के वो चाहता है कि मैं 2 पे चल जाऊं, 3 पे चल जाऊं, 4 पे चल जाऊं, कहीं भी जा सकता हूं। अच्छा ये बताओ एक्साइटेशन कब होता है? अगर तुम्हारी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और तुमको -3.4 पे जाना है या फिर 1.5 पे जाना है, सो उस लेवल की एनर्जी तुम्हारे पास होनी चाहिए ना, है कि नहीं? अब मान लो कि तुमको चाहिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और तुम्हारे पास -13.6 है, तो ये एनर्जी कम हुई ना, तुमको एनर्जी चाहिए। सो एनर्जी जो है, जब भी इलेक्ट्रॉन जो है, मान लो कि मैंने इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी दे दिया लाइट के फॉर्म में। अब सवाल यह लाइट के फॉर्म में कैसे दोगे? तो मैं तुमको बताया था कि लाइट के अंदर फोटोन होते हैं। सो मैंने फोटोन के फॉर्म में लाइट के थ्रू इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी गिराई। अब इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी गिराई, सो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, वो एक्साइट करेगा, अपनी ग्राउंड एनर्जी स्टेट को छोड़ देगा। वो या तो 1 पे या फिर 2 पे चले जाएगा, या फिर उसका मन तो 3 पे चल जाएगा, या फिर उसका मन तो 4 पे चले जाएगा। अब ये हमको पता नहीं है कि वो किस पे जाएगा। ये डिपेंड करता है कि हम कितने लेवल की एनर्जी उसको दे रहे हैं। अगर मैं एनर्जी दे दूं n=2 और n=1 के डिफरेंस के बराबर, मतलब इन दोनों शेल के डिफरेंट के बराबर मैं एनर्जी दे दूं, इन दोनों शेल के डिफरेंस के बराबर मैं अगर एनर्जी दे दूं, मतलब अगर मैं एनर्जी देता हूं E2 - E1 के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फ्रॉम 1 to 2। अगर मैं देता हूं E3 - E1 के बराबर, तो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? फ्रॉम 1 to 3। अगर मैं उसको एनर्जी देता हूं E4 - E1 के बराबर, सो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? 1 to 4। तो समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? मेरे कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो 2, 3, 4 कहीं भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी लेवल की एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप उसको दे रहे हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मेरे कहने का मतलब यही था कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में एक्साइट होता है, इसको ट्रांजिट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्साइट होता है, ट्रांजिट करता है। तो जैसे अब मान लो, इमेजिन कर लो कि मैंने एनर्जी दे दी किसके बराबर? E2 - E1 के बराबर। मतलब ये शेल=1 पे था और शेल=2 पे जाना है, मतलब n=1 पे था, n=2 पे जाना है, तो मैंने एनर्जी उसको दे दी E2 - E1 के बराबर। सो मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां से निकलेगा? फ्रॉम n=1 से कहां चले जाएगा? n=2 पे। अब देखो होता क्या है ना कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को पाके ग्राउंड एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट होता है, सो वो वहां जाके 10⁻⁻8 सेकंड के लिए बस रुकता है। वो जाएगा n से 2 पे, जैसे ही पहुंचा वो 10⁻⁻8 सेकंड के लिए, मतलब उसका लाइफ टाइम, इसको बोलते हैं लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन। मतलब n=1 से n=2 पे गया तो वो सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻8 सेकंड के लिए वहां रुकेगा, और वापस जो है वो एनर्जी को रिलीज भी करके, जितनी एनर्जी उसने ली उतनी एनर्जी, उतने अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही वो रिलीज करके वापस से अपने ग्राउंड स्टेट यानी n=1 पे आ जाता है। सो यही प्रोसेस होता है, इसको बोलते हैं जब जब भी इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में जाए, इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। जब भी इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में आए, मतलब वापस आए, जैसे तुम क्या करते हो, पैसे होते हैं तो घर से बाहर जाते हो, ट्रिप करते हो, घूमते हो, फिरते हो, लेकिन ऐसा थोड़ा है कि पूरा जिंदगी ट्रिप में ही बिता देते हो, लौट के वापस आते हो घर पे ना। वही सेम चीज यहाँ होता है कि इलेक्ट्रॉन के पास पैसे आए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो वो लोअर से हायर में गया। फिर जब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लोअर से हायर में जाने को बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब वो चला तो गया हायर में, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा है वहां, तो वो सिर्फ -10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा वहां। कितना? 10⁻⁸ सेकंड के लिए रुकेगा वहां, और फटाक से फिर वापस अपने घर में आ जाएगा। मतलब जहां भी एक्साइट हुआ है वो n=1 पे वापस रिटर्न बैक हो जाएगा, और रिटर्न बैक होते ही जितनी एनर्जी उसने ली है उतनी एनर्जी वो लौटा देगा, बाहर फेंक देगा, रिलीज कर देगा। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? डी एक्साइटेशन। मतलब लोअर से हायर में जाने को एक्साइटेशन, हायर से लोअर में आने को डी एक्साइटेशन। क्लियर? और देखो इसमें एब्जॉर्प्शन और इमिशन दो शब्द और होते हैं। क्या होते हैं?
एब्जॉर्प्शन, इमिशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब एनर्जी को खा के लोअर से हायर में जाना, इमिशन मतलब एमिट करना, बाहर निकालना। तो इमिशन का मतलब है कि हायर से लोअर में आने के लिए जितनी एनर्जी निकाली है उसको हम क्या बोलते हैं, इमिशन बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को इमिशन, लेने के प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन। मैंने पूरा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तुमको समझा दिया बोल के। क्लियर है? बताओ जल्दी। थक गया यार। बता दो जल्दी। समझ आया सब कुछ? मजा आ गया। बिल्कुल, अगर मजा आया तो बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत किसी को? सबको मजा आ रहा है ना जी? हम्म। क्लियर सर। और लोग यार, और लोगों को क्लियर नहीं हुआ क्या? हम्म। चलिए 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 चलिए। सो ये पूरा खेल होता है, ठीक है। अब क्योंकि मैं तुमको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम समझा रहा था, तो पहले आओ थोड़ी बहुत चीज लिखते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को, जो मैंने इतनी सारी बातें बकी हैं, इसको लिख तो ले। आओ, क्या होता है, लिखो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, हम नोट्स बना रहे हैं। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन, यार 2 बार इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ क्या? इसको लिखो। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन in hydrogen atom gets excited to higher energy level, it stay there for 10⁻⁻8 सेकेंड। मतलब जब भी इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, एक्साइट होता है टू हायर एनर्जी लेवल, वो वहां कितने देर के लिए रुकता है? 10⁸ इट इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेशन। अब जैसे ही उसका लाइफ टाइम खत्म हुआ, क्या करेगा वो? डी एक्साइट करेगा, मतलब फॉल बैक। फॉल बैक मतलब जहां से निकला वहां से वापस आएगा। सो आफ्टर कंप्लीशन of its lifetime, it falls back to ground energy state, ठीक है। अब इस चीज को समझो कि जैसे कि वो डी एक्साइट हुआ, उसका लाइफ टाइम खत्म हुआ, सो वो क्या हुआ, वापस से ग्राउंड पे आ गया, मतलब ग्राउंड एनर्जी स्टेट में फॉल बैक हो गया। अब देखो, अब यहां से एक्चुअल मतलब शुरू होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का, ठीक है। यहाँ मतलब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम तो चल रहा है, मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस करके एक टॉपिक होता है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्या है समझो, अब मैं तुमको समझाऊंगा यहाँ से। अब देखो होता क्या है ना, कि जैसे ही मैंने एनर्जी लेवल तो बना दी कि जितनी जितनी अमाउंट की एनर्जी मैं दूंगा वो n = 1 2 3 4 में ट्रांजिट करेगा, ठीक है। ठीक है। अब अच्छा, थोड़ा यहाँ एब्जॉर्प्शन और डिमिशन भी लिख लो क्या होता है, उसके बाद इसी को तुमको समझाता हूँ। एब्जॉर्प्शन लिख लो। द इलेक्ट्रॉन gets excited from a lower energy state lower energy state to higher energy state
भाई चलो सर इसको ऐसे लिख लो, बाय टेकिंग एनर्जी इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्लियर है? और इमिशन किसको बोलते हैं भाई, बताओ बताओ। इमिशन अब तो पता चल गया होगा। इमिशन बोलते हैं जब वो क्या करे, डी एक्साइट करे, रिलीज करे एनर्जी को। तो इमिशन वाला आप लोग खुद भी लिख लीजिएगा, ठीक है। समझाने के बाद तो समझाते हूँ। अब देखो अब होता क्या है, जैसे मैंने क्या किया, डिफरेंट एनर्जी शेल्स बनाए, एक दो तीन चार, ठीक है। दिस इज एन इक्वल्स टू वन, दिस इज एन इक्वल्स टू टू, दिस एन इक्वल्स टू थ्री एंड दिस एन इक्वल्स टू फोर। अब जैसे ही मैंने तुमसे बोला कि इलेक्ट्रॉन है, अब मैं क्या किया, मैं चाहता हूं इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना। सो इस बार मैंने जो एनर्जी दे दी ना बाहर से, वो दे दी किसके बराबर, वो दे दी मैंने किसके बराबर, E4 माइनस E1 के बराबर। अच्छा E1 क्या है, ये एनर्जी स्टेट, E2 क्या है सेकंड एनर्जी स्टेट, E3 क्या है थर्ड एनर्जी स्टेट, और E4 क्या है फोर एनर्जी स्टेट। अब मैं फोटोन दे रहा हूँ, फोटोन की एनर्जी मतलब एनर्जी दे रहा हूँ इन द फॉर्म, कितनी एनर्जी दे रहा हूँ, E4 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दे रहा हूँ। सो जैसे ही मैं E4 माइनस E1 के बराबर एनर्जी दूंगा, क्या होगा भाई सब लोग बताओ, वो होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां ट्रांजिट करेगा, फ्रॉम n इक्वल्स टू वन टू कहां चले जाएगा, फ्रॉम n इक्वल्स टू फोर। मतलब अब मैंने क्या किया, एक्साइटेशन करा दिया इलेक्ट्रॉन का, कहां से, सीधा इलेक्ट्रॉन को मैंने जंप कराया n इक्वल्स टू फोर पे। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन भैया यहाँ आके बैठ गए, ठीक है। अब होगा क्या कि जैसे ही 10⁻⁻8 सेकेंड इसका गुजरा, लाइफ टाइम खत्म हुआ, अब ये वापस आएगा। अब देखो ऐसा नहीं है कि n इक्वल्स टू वन से गया है n इक्वल्स टू फोर पे, तो सीधा n इक्वल्स टू फोर से n इक्वल्स टू वन पे आए। अब यही तो गड़बड़ी शुरू होती है, और यहीं से शुरू होता है स्पेक्ट्रल लाइन का कॉन्सेप्ट। अब होगा क्या कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो डायरेक्टली E4 से E1 नहीं आएगा। इसके आने के वेरियस तरीके हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो सीधे E4 से E1 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि वो E4 से E3 आए, फिर E3 से E2 आए, फिर E2 से E1 आए। ऐसा भी हो सकता है कि वो E4 से E3 E2 आए, और फिर क्या हो, E2 से E1 आ जाए। समझ रहे हो? ऐसा भी हो सकता है कि वो E4 से E3 आ जाए, और फिर E3 से सीधे E1 आ जाए। सो ऐसे मल्टीपल नंबर ऑफ वेज हो सकते हैं उसके वापस आने के। अरे यार जाने के लिए तो भाई तुरंत टपाक से n इक्वल्स टू वन से n इक्वल्स टू फोर पे चला गया। मतलब जितने एनर्जी डिफरेंस में, जितने एनर्जी डिफरेंस, जितने सेल एनर्जी डिफरेंस की मैंने बराबर है उसको एनर्जी दी, वो तुरंत टपाक से ट्रांजिट कर गया। लेकिन आते वक्त बदमाशी कर रहा है, या तो वो फोर से थ्री पे आ रहा है, थ्री से टू पे आ रहा है, टू पे वन से आ रहा है, या तो डायरेक्टली फोर से वन आ जा रहा है, या तो वो फोर से थ्री आ रहा है फिर थ्री से वन डायरेक्टली आ जा रहा है, या फिर वो सीधे फोर से टू आ जाएगा फिर टू से वन आ जाएगा। सो ऐसे मल्टीपल वेज होते हैं उसके वापस आने के। जाने को तो सीधा जाता है, लेकिन आते वक्त बदमाशी करता है। वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट से होते हुए भी आता है, डायरेक्टली भी आ जाता है। अब इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन। सो वापस आने का जो तरीका है ना, वापस आने का जो ट्रांजिशन है, उसको हम स्ट्रेट लाइन के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रेट लाइन के एरो, देखो मैंने एरो से दिखाया है। इस एरो के रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन रिप्रेजेंटेशन। मतलब वापस आने के तरीके को दिखाने के लिए बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या बोलते हैं, दीज आर स्पेक्ट्रल लाइंस, या फिर ट्रांजिशन लाइंस बोला जाता है इनको। तो समझ आ गया कि जाने को तो डायरेक्टली वन से फोर जा सकता है, लेकिन आने को डिफरेंट एनर्जी स्टेट से आएगा, और जो आने के तरीके उसके रिप्रेजेंटेशन को हम लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा लाइन स्पेक्ट्रम। इसको कई बार लिखा जाता है लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो लाइन स्पेक्ट्रम बेसिकली यही है कि एक्साइट तो होगा, लेकिन डी एक्साइट होते वक्त डिफरेंट पाथ को फॉलो करते आएगा। तो इसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। समझ आया? समझ आया? बोलो जल्दी। चलो अगर समझ आया
तो बहुत अच्छी बात है। सबको समझ आया? बताओ, समझ आ गया? हम्म, चलो, समझ आ गया तो क्लास को करते हैं खत्म। क्लास को करते हैं खत्म इसलिए क्योंकि सारे जगह मेरा सिस्टम लगा हुआ है, कोई बोर्ड खाली नहीं है, लैपटॉप हो गया डिस्चार्ज, और मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा फ़ोन भी हो गया डिस्चार्ज। देखो 5% है, अगर दिख रहा होगा तो फ़ोन, और नेट जो है वो इसी से चल रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट कि एक क्लास नहीं हो पाई आज। देखो 4% है, ठीक है, अगर दिख रहा होगा तो। सो मैं आज की क्लास को यहीं एंड कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेशन से हम आगे कंटिन्यू करेंगे।